बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वीक 15 में आज हम लेक्चर नंबर 29 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एरेज एज आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। यानी फंक्शंस को हम एरेज पास करेंगे, पासिंग एरेज टू फंक्शन, और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिनमें हमारे पास एरेज की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंटैक्स क्या होगा कि फंक्शन को मैं एरे पास करूं। इससे पहले कि अगर मैं बात करूं वीक 14 तक, अब तक हमने देखा है पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, सिंपल वेरिएबल्स पास करना, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स पास करना, रिटर्निंग द वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अभी तक हमने एरे को डिस्कस नहीं किया कि किसी एरे को मैं किस तरीके से किसी फंक्शन को पास करूंगा। तो अब आज के इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि एक एरे किस तरीके से फंक्शन को पास होगी। आया अगर मैं एरे को पास करूंगा, क्या वो पास बाय रेफरेंस कहलाएगी या पास बाय वैल्यू कहलाएगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। सिंटैक्स कुछ यूँ है कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया, उस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे इंट, डाटा टाइप बतानी है। अब ये इंट की जगह 4 फ्लोट, डबल वगैरह कुछ भी हो सकता है। साथ ही हमने मेंशन किया वेरिएबल का नाम यानी एरे का नाम। फिर हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बताया, और यहाँ पे आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आप साइज ऑफ एरे भी बता सकते हैं कि कितने साइज की मुझे एरे रिसीव होगी। बेटर क्या है कि आप इसको एम्प्टी रखें कुछ इस तरीके से। कोड हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे इंट एक्स। अब कॉलिंग किस तरीके से, ये तो हमने बात कर ली कि हमारे पास एक फंक्शन बन गया, जिसको अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को पढ़ूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ये फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट ये रिसीव करेगी एक इंटीजर टाइप की एरे। अगर ये इंटीजर टाइप की एरे रिसीव कर रही है तो हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे। अगर मेरे पास एक एरे क्रिएट होती है और मैं कहता हूँ ये एन, मेरे पास एक पॉइंटर होगा जिसके पास पहला मेमोरी का एड्रेस पड़ा होगा, यानी ये n इज़ अ पॉइंटर टुवर्ड्स द फर्स्ट मेमोरी एड्रेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, n इज़ अ पॉइंटर टुवर्ड फर्स्ट मेमोरी एड्रेस। अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो कॉल करते वक्त ऐसी कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी। स्टूडेंट्स, कॉल करते वक्त दो चीज़ें हमारे जहन में, अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग को देखें, रिकॉल करें, तो हमने क्या बात की थी कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। तो कॉल करते वक्त हमें पैरामीटर्स भी पास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, फंक्शन के नाम के साथ मैं पैरामीटर मेंशन करूँगा, और ये क्या रिसीव कर रही है, एक एरे रिसीव कर रही है फंक्शन n। जस्ट कॉल करते वक्त आपने जो एरे पास करनी है, आपने उस एरे का नाम बताना है। ठीक है। अब मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात करेंगे कि आया ये पास बाय वैल्यू कहलाएगी या पास बाय रेफरेंस। अगर तो इस एक्स एरे के लिए एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट हो जाए तो हम कहेंगे यार जो भी वैल्यूज़ हैं ये पास बाय वैल्यू कर दो इसको। ठीक है, जो भी वैल्यू, ये इनकी इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं इसमें अलग से कॉपी हो जाए तो ठीक है, पास बाय वैल्यू। अगर ये एक्स अपने लिए एक नई मेमोरी ना क्रिएट करे और इसी मेमोरी को रेफर करे तो हम कहेंगे पास बाय रेफरेंस है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो n है, n इज़ अ पॉइंटर। एक्चुअली ये यहाँ पे क्या जा रहा है, एक एड्रेस मूव कर रहा होगा, एक पॉइंटर जा रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो x है इसके लिए एक सेपरेट मेमोरी नहीं बनेगी, ये x इसी मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा। तो एक चीज़ और कि एरे इज ऑलवेज पास बाय रेफरेंस, इट्स नॉट पास बाय वैल्यू। तो ये चीज़ आपने ज़रा क्लियर रखनी है कि एरे को जब भी मैं पास करूँगा वो हमेशा पास बाय रेफरेंस कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, लेट्स से मेरे पास एक स्टेटमेंट है और मैं स्टेटमेंट कहता हूँ कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैंने 2 इंटीजर एरे ऑफ साइज 5 डिक्लेयर करनी है। टेक इनपुट इन एरे, आफ्टर टेकिंग इनपुट डिस्प्ले ऑल द डाटा ऑफ एरे। सिंपल सा प्रोग्राम है जो हम पहले भी देख चुके हैं इस तरह का प्रोग्राम। तो क्या होगा, हमने एक एरे डिक्लेयर की, 5 साइज की 2 एरे बनी, A1 और A2। इनपुट ले ली गई, इनपुट ले ली गई, फिर इनपुट लेने के बाद इन दोनों एरेज का डाटा डिस्प्ले कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखूं तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरे के नेम के अलावा कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। यानी ये लूप भी उसी तरह अप्लाई हुआ है, ये वाला लूप भी उतने टाइम्स अप्लाई हुआ है। और मैं इस स्टेटमेंट को देखूं, यानी यहाँ से लेकर ये पूरी स्टेटमेंट, यहाँ पे भी मेरे पास एरे का नेम में ही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को, अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे भी एरे के नेम और लूप तो सेम है, एरे के नेम का डिफरेंस है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ जिसको मैं कहूँ भाई इनपुट, नाम इनपुट रख दूँ और उसको मैं एरे का नाम पास करूँ और उस एरे में वो इनपुट कर दे। चूँकि एरे तो एज अ पास बाय रेफरेंस ट्रीट होती है
तो हम देखते हैं इस चीज़ को। अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक फंक्शन है इंट x, और इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और इस तरीके से आउटपुट का फंक्शन मैंने लिखा है, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो किस तरीके से होगा, बजाय इसके कि मैं a1 के लिए सेपरेट अप्लाई करूँ, मैंने एक इनपुट का फंक्शन बना लिया, उसको मैंने आर्ग्यूमेंट में पास किया सी इन एक्स। अब फर्स्ट टाइम क्या होगा, मेरे पास मेमोरी बन गई a1 की, यानी मेरे पास 5 मेमोरी के सेल्स बने होंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और ये a1 इस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब जब मैंने a1 पास किया तो x फर्स्ट टाइम इस पूरी मेमोरी को पॉइंट करेगा और 5 वैल्यूज़ यानी 7 6 3 2 1 इस पूरी की पूरी अरे को उसने फिल कर दिया। फंक्शन कॉल ख़त्म हुई, ये x उस टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर a2 भी इसी तरीके से मेरे पास एक मेमोरी बनी होगी जिसका साइज़ भी मेरे पास क्या होगा 5 साइज़ की बनी थी, ठीक है। वो 2 ये आपके पास 3 4 एंड 5। अब ये जब पास होगी तो x अब इस टाइम x इस एरे को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब जो ये लूप इनपुट करेगा, ये इनपुट करते वक्त कहाँ पे इनपुट करेगा, लेट्स से मैंने कहा 26 31 2 8 9 ये वैल्यूज़ मेरे पास इनपुट हो गई। अब इसी तरीके से आउटपुट करते वक्त अगर मैं कहूँ आउटपुट a1 तो x आपके पास एक वेरिएबल या कोई किसी भी नाम से होगा, ये इस डाटा को ये आउटपुट करेगा। फिर सेकंड टाइम जो आउटपुट का फंक्शन कॉल होगा a2 पास हो रहा होगा, x जो वेरिएबल होगा वो इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये डाटा डिस्प्ले करेगा। यानी हमने फंक्शन बना लिया और बार बार हम बजाय इसके कि इनपुट लेते रहें, हमने एक फंक्शन बना दिया इनपुट का जिसका पर्पज़ है डाटा इनपुट कराना, आउटपुट के फंक्शन का पर्पज़ हो गया डाटा आउटपुट कराना। तो अगर मेरे पास साइज़ डिफरेंट हो जाए, यानी यहाँ तो मेरे पास दोनों एरेज का साइज़ चेंज था, तो ठीक है मैंने कहा जी सॉरी यहाँ तो मेरे पास दोनों एरे का साइज़ सेम था, तो मैंने कहा ठीक है 5 5 का लूप अप्लाई कर दें। व्हाट इफ़ अगर एरे 1 का साइज़ हो जाए 10 और एरे 2 का साइज़ हो जाए 8, तो फिर तो मेरे पास ये लूप नहीं अप्लाई हो सकता, 5 साइज़ तक तो नहीं चलेगा। फिर या तो 8 आप अप्लाई करेंगे या फिर आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो ऐसा कोई तरीका कार होना चाहिए कि अगर ये a1 पास हो तो वो लूप 10 टाइम चले, अगर a2 पास हो तो लूप 8 टाइम चले। क्यों ना मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ इंट टोटल के नाम से या इंडेक्सेस के नाम से कितना साइज़ है इसका, और इस लूप को उस तक चलाऊँ बजाय इसके कि 4 तक। और मैं यहाँ पे a1 जब कॉल करूँ तो a1 के साथ मैं साथ बता दूँ अच्छा इसका साइज़ 5 है या 10 है, तो वो उतने टाइम इस लूप को हाइड्रेट करेगा। पास एक और वेरिएबल या एक और पैरामीटर इसका मैं बना लूँ कुछ इस तरीके से। यानी इस केस में आपके पास फेलियर आ रहा है, यानी अभी तक मेरे दोनों में नहीं अप्लाई कर सकूँगा पास साइज ऑफ एरे एज पैरामीटर, जो अभी मैंने बात डिस्कस की कि हमें साइज ऑफ एरे इसमें क्या करना चाहिए एज अ पैरामीटर पास करना चाहिए। तो यहाँ पे इंट साइज। अब ये अगर लूप देखें यहाँ पे मेरे पास लूप अप्लाई हो रहा है कहाँ तक, साइज तक, ये भी लूप कहाँ तक चलेगा, साइज तक। अब a1 देखें, a1 का साइज क्या था 8, तो a1 के साथ मैंने 8 पास कर दिया। अब 8 किसको रिसीव होगा, इसको, और ये लूप कहाँ तक चलेगा 8 टाइम्स चलेगा। a2 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स चलेगा, ठीक है। a2 के अगेंस्ट 10 पास हो रहा होगा और ये आपके पास लूप कितने टाइम चल रहा होगा 10 टाइम। फिर इसी तरीके से a1 के साथ मैंने क्या पास किया 8, आउटपुट के फंक्शन में 8 टाइम्स चलेगा। a2 के साथ कितना पास किया 10। इन अदर वर्ड्स मैंने एक पैरामीटर का इजाफा कर दिया और मेरी लॉजिक सेम रही, लॉजिक में मैंने अभी भी चेंज नहीं किया। आई इज़ लेस देन साइज आपके पास चल रहा है, और साइज़ क्या है एक्चुअली, जितने साइज़ की आपने ये एरे डिक्लेयर किया उतने साइज़ की आपके पास ये वैल्यू क्रिएट हो रही होगी। अच्छा यहाँ पे ना अब एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि देखिए पास कर दिया हमने यहाँ से वैल्यूज़ को तो पास कर दिया, लेट से मैंने कहा जी 8, और अगर मैं आके यहाँ पे इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई कर दूँ, फिर यानी मैं इस वेरिएबल की वैल्यू लिख दूँ साइज इक्वल टू साइज मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या होगा, अब तो ये वैल्यू इंडेक्सेस हो सकता है इतने साइज़ की मेरे पास एरे ना हो। इसी तरीके से यहाँ पे साइज इक्वल मतलब किसी भी तरीके से मैं नेगेटिव कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ इन वैल्यूज़ को। अगर मैं इन पर्टिकुलर लाइंस की, इस स्टेटमेंट की और इस स्टेटमेंट की बात करूँ तो इसका मतलब है ये इस वेरिएबल को चेंज कर रही हैं। हम क्यों ना इस वेरिएबल को फिक्स कर दें, यानी जो वैल्यू मैं इसको प्रोवाइड करूँ उसके बाद इसकी वैल्यू चेंजेबल ना हो। यानी वहाँ तक तो ठीक है, उस वक्त तक बात सही है, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज ना हो, यानी इसको मैं कांस्टेंट कर दूँ। तो मैं पैरामीटर के साथ यानी इंट के साथ में आगे क्या मेंशन, कॉन्स्ट इंट साइज। इसका क्या एडवांटेज होगा, इसका एडवांटेज ये है कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को अब लिखता हूँ, अब ये स्टेटमेंट एरर है, क्यों,
क्योंकि अब इसको आपने कांस्टेंट कर दिया, इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे आप वन टाइम प्रोवाइड किया, पहले 8 प्रोवाइड किया, अब 8 के बाद इसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। A2 आप 10 प्रोवाइड किया, 10 के अलावा आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, यानी फंक्शन की एक कॉल के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी। यानी अगर फंक्शन कॉल करते वक्त इसकी वैल्यू आपने 8 प्रोवाइड की है तो ड्यूरिंग फंक्शन कॉल इस साइज वेरिएबल की वैल्यू 8 रहेगी। अगर फंक्शन कॉल करते वक्त आपने इसकी वैल्यू 10 प्रोवाइड की है तो ड्यूरिंग फंक्शन कॉल इसकी वैल्यू 10 रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये आपके पास एडवांटेज है कि आप इसको वैल्यू क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। तो हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू इनपुट एवरेज टेम्परेचर ऑफ 12 months in array of float. After taking input, pass this temperature array to a function maxtemp that will return maximum temperature. क्या हुआ जी, हमने एक एरे डिक्लेयर की 12 साइज की, सी इन करा दिया इस पूरी एरे में, और हमने इस एरे को पास किया एक टेम्प मैक्स टेम्प के नाम से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लोट एक्स, देखें अब यहाँ इनपुट नहीं लेने जा रहा मैंने कांस्टेंट कर दिया। क्यों कांस्टेंट कर दिया, ताकि ये x की वैल्यू किसी पॉइंट पे चेंज ना हो। अगर आप चाहते हैं, जिस तरह प्रीवियसली मैंने इनपुट का फंक्शन डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने इस इनपुट के फंक्शन को ये मैंने डिस्कस किया था, इनपुट के फंक्शन को कांस्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरी वैल्यू इनपुट ली जा रही है। हाँ, आउटपुट के फंक्शन में मैं कांस्टेंट कर सकता हूँ ताकि यहाँ पे एक्सीडेंटल चेंज इसको प्रोवाइड ना हो। सेम इसी तरीके से हमने एक इंडेक्स, जिस तरह हम एरे में से मैक्सिमम फाइंड करते आए हैं, एक वैल्यू को हमने क्या कर दिया जी, ये मैक्सिमम है, 0 इंडेक्स की वैल्यू, बाकियों के साथ हम कंपेयर करते गए, एट द एंड हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। लॉजिक वही है जो हम पहले मैक्सिमम एरे में डिस्कस किया, जस्ट अब क्या किया हमने, इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, रिटर्न किया यहाँ से मैक्सिमम, और जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा वो यहाँ पे आएगी और इस जगह पे वो वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो कांस्टेंट, आई होप कांस्टेंट का आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम क्यों रख रहे हैं, ताकि हमारे पास अगर हम चेंज नहीं करना चाहते या हम चाहते हैं कि ये फंक्शन इस एरे में कोई चेंज प्रोवाइड ना करे या इस वेरिएबल में चेंज प्रोवाइड ना करे, तो हम उसके साथ कॉन्स्ट का कीवर्ड ऐड कर देते हैं जो कि उसको कांस्टेंट क्रिएट बना देता है। इसी तरीके से हम कहते हैं जी, एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। यू हैव टू इनपुट टोटल एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो इनपुट करने। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय इन एन एरे। आपने एक एरे में इनकम टैक्स जो स्टोर करना है, आफ्टर स्टोरिंग डिस्प्ले टोटल इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक्चुअली हमने क्या करना है, उसका सम कंप्यूट करना है। यूज़ फंक्शन फॉर इनपुट एंड कंप्यूटिंग सम। तो सबसे पहले क्या हुआ जी, मैंने टोटल एम्प्लॉयज़ देखे कितने थे, और टैक्स के नाम से मेरे पास एक डायनामिक एरे क्रिएट हो रही है। इनपुट का फंक्शन हमने बनाया, इनपुट के फंक्शन को मैंने एरे पास की टैक्स वाली, जो कि आपके पास पॉइंटर था, जो कि एड्रेस ऑब्वियस बात है यहाँ पे मूव कर रहा होगा इसका। टोटल एम्प्लॉय मैंने पास किए, कितने एम्प्लॉय थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने टोटल एम्प्लॉय इधर पास किए, ये दूसरा फंक्शन आ जाएगा। और इस फंक्शन ने क्या किया, वही इनपुट प्रोवाइड की उस पूरी की पूरी एरे में। यानी क्या हुआ, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ थे, तो टैक्स, आपके पास टैक्स आ गया 1 2 3। अब इनपुट के फंक्शन को जब मैंने पास किया तो जो टैक्स अमाउंट के नाम से मेरे पास एरे बनी हुई है वो इस चीज़ को पॉइंट करेगी, और यहाँ से टोटल एम्प्लॉय में क्या पास हुआ, 3 आपके पास इधर पास हो रहा होगा। 0 इंडेक्स पे डाटा इनपुट करेगा, यानी यहाँ कोई वैल्यू इंटर की, यहाँ कोई वैल्यू इनपुट की, यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट की। टोटल टैक्स पेड, टैक्स की एरे पास हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टैक्स अमाउंट के नाम से एक बन जाएगा अब इस फंक्शन में, और टोटल एम्प्लॉय। एक्चुअली इसको भी कांस्टेंट होना चाहिए ताकि ये यहाँ पे चेंजेबल ना हो जाए। एंड अमाउंट आपके पास ऐड हो गई। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि ये इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होनी चाहिए थी, इंट है, तो यहाँ पे हमने मेंशन करना चाहिए था, अदरवाइज ये एरर है, रिटर्न अमाउंट। ये आपके पास यहाँ पे रिटर्न अमाउंट के नाम से आएगा, लूप के बाहर है ये। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन अमाउंट रिटर्न कर देगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ से फंक्शन कॉल होगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि आपके पास एरे है, वो एरे फंक्शन को किस तरीके से एक पास करनी है। यानी मेरे पास एक फंक्शन है, सिंटैक्स क्या था, आपने डाटा टाइप बतानी है, डाटा टाइप के बाद एरे का नाम रखेंगे और सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर लिखेंगे। तो इसका मतलब है ये फंक्शन एक एरे रिसीव करेगा। कॉल करते वक्त क्या होगा, लेट से आपके पास इस फंक्शन को अगर मैंने कॉल करना है तो इंट a ऑफ 5, जस्ट क्या करेंगे आप फंक्शन के साथ एरे का नाम लिखेंगे तो एरे पास होगी। और एरे हमने क्या बात की, एरे इज़ ऑलवेज पास बाय रेफरेंस, एरे पास बाय वैल्यू नहीं होगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में भी हम एरे को डिस्कस करेंगे मज़ीद, के एरे के प्रोग्राम्स देखेंगे किस तरीके से पास हो रहे होंगे।